कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम कक्षा 9 के विज्ञान के पाठ्यक्रम में 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं और हमारे 7वें अध्याय का नाम है जीवों में विविधता। और इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो वर्टिब्रेटा समूह होता है उसमें जो वर्ग पाए जाते हैं, साइक्लोस्टोमेटा, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग, इन वर्गों में पाए जाने वाले जीवों की क्या विशेषताएं होती हैं, यह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि एक पद्धति होती है नाम पद्धति। यह क्या होती है, क्या इसका उपयोग है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। नाम पद्धति जीवों को के वर्गीकृत नाम की क्या आवश्यकता है, क्यों हम इनका नामकरण करते हैं। नामकरण के बारे में जानने से पहले यह जान लीजिए कि इसकी शुरुआत किसने की थी। एक वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस, कार्ल वान लिने भी कहा जाता था। इनका जन्म स्वीडन में हुआ था और वह पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन पेड़ पौधों का अध्ययन करना उनको बहुत पसंद था, उनकी खास दिलचस्पी थी उसमें। तो 22 वर्ष की उम्र में उन्होंने पौधों पे अपना पहला शोध पत्र प्रकाशित किया। यह एक धनी अधिकारी के यहाँ नौकरी करते हुए उन्होंने अपने मालिक के बगीचे में पौधों की विविधता का अध्ययन किया कि कितनी तरह के पौधे हमारे बागीचे में उपस्थित हैं, इसका अध्ययन इन्होंने किया। और इसके बाद इन्होंने सिस्टमा नेचुरी नामक एक किताब लिखी जो आगे चल के विभिन्न वर्गीकरण प्रणालियों का आधार बनी। इस विषय पर उनके 14 शोध पत्र भी प्रकाशित हुए। उनके द्वारा दी गई वर्गीकरण प्रणाली में पौधों को सरल क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है कि उनकी आसानी से पहचान हो सके। तो पौधों को नाम देने की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह कार्ल वान लिनियस के द्वारा शुरू की गई। नामकरण पद्धति की शुरुआत कार्ल वान लिनियस ने की और इस नामकरण का जो आधार था उस आधार पे वर्गीकरण की प्रक्रिया भी काफ़ी सरल हो गई। एक क्रियाकलाप दिया गया है आपकी पाठ्यपुस्तक में। क्या है कि जैसे कुछ जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, उनके नाम विभिन्न भाषाओं में हो सकता है, अलग अलग लोग बताएं। जैसे चीता, मोर, चींटी, नीम, कमल, आलू। क्षेत्रीयता के आधार पे, जगह के आधार पे, अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग देशों में इन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं और सब अपने भाषाई आधार पे इन्हें स्थानीय भाषाओं के नाम से पहचानते हैं। तो हो सकता है कि कोई एक ही पौधे की बात कर रहा हो, एक ही पौधे की कर रहा हो, लेकिन नाम अलग अलग ले रहा हो। यह प्रभाव क्यों होता है? उसकी क्षेत्रीयता के आधार पे, उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के आधार पर। तो इस समस्या का हल वैज्ञानिकों ने सभी जीवों को एक वैज्ञानिक नाम देकर इस प्रकार हल किया कि जैसे कोई भी पौधा है तो उसका एक वैज्ञानिक नाम रखा गया जिससे पूरे विश्व में वह सिर्फ उसी नाम से जाना जाए और जिससे उसके लक्षणों को पहचानने में, उसके बारे में समझने में समस्याएं ना उत्पन्न हों। जैसे विभिन्न रासायनिक तत्वों को संकेत के रूप में निरूपित किया गया था कि उन्हें संकेत दे दिया गया और Fe, अब चाहे दूसरे देश में कहा जाए तब भी उसका रासायनिक संकेत Fe रहेगा, भारत में है तब भी Fe रहेगा, कहीं भी हो। एक जब उसके रासायनिक संकेत की हम बात करते हैं तो वह एक रासायनिक तत्वों का जो है एक संकेत निरूपित करके उन्हें नाम और संकेत दिया गया। उसी तरह वैज्ञानिक नाम, किसी जीव का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, पूरे संसार में वह उसी नाम से जाना जाता है। नाम पद्धति के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले हमने बताया कैरोलस लिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई वैज्ञानिक पद्धति थी। और इस पद्धति में, नाम पद्धति में, प्रणाली में जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती थी कि क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं, इसी आधार पर नाम रखा जाता था। हालांकि नाम पद्धति में हम जीव के वर्गीकरण के सभी पदानुक्रम को ध्यान में नहीं रखते हैं,
कि वह किस संघ में है, किस आर्डर में है, ये सब चीज़ें हम ध्यान में नहीं रखते हैं, बल्कि केवल दो चीज़ें हम ध्यान रखते हैं कि वह जीव, किसी भी जीव का नामकरण करने में किन दो बातों का ध्यान रखते हैं। यह ध्यान रखते हैं कि वह किस वंश का है अर्थात जीनस का है, और वह किस स्पीसीज अथवा जाति का है। तो दो चीज़ें, किसी भी जीव का जब नाम रखा जाता है तो उसके पीछे सिर्फ दो चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है, एक होता है उसका वंश और दूसरा होता है उसका जाति। और इन्हीं वंश और जाति से मिलाकर बने हुए नाम से वह जो नाम होता है वह नाम पद्धति कहलाती है यह प्रक्रिया, और इसी नाम से वह दुनिया भर में जाना जाता है। यह कैसे लिखा जाता है इस पर भी दुनिया भर में विचार किया गया, विशेष तरीका अपनाया गया। पहली चीज़, जीनस मतलब वंश, जिस भी जीव का जो वंश लिखा जाएगा वह अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ही शुरू होना चाहिए। वंश का नाम लिख सबसे पहले शुरू करेंगे जब हम, तो उसे हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से ही लिखेंगे, और जो प्रजाति है या जाति है वह छोटे अक्षर से शुरू होगा, छोटे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो वंश बड़े अक्षर में लिखा जाता है और जाति छोटे अक्षरों में। इससे हम यह भी जान लेते हैं कि कौन सा इसका वंश है, और यह किस जाति का सदस्य है। और उसके अलावा क्या करते हैं कि छपे हुए रूप में जब यह नाम प्रकाशित किया जाता है, कहीं छापा जाता है, तो उसका जो वैज्ञानिक नाम है किसी भी जीव का वह इटैलिक फॉन्ट में लिखा जाता है। इटैलिक तिरछे तिरछे लिखे हुए अक्षर होते हैं, इटैलिक फॉन्ट, उस तरह लिखा जाता है। और जब भी यहाँ कहीं छपाई में इसका उपयोग करते हैं उस नाम का। तो और अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो क्या करते हैं, जीनस और स्पीसीज दोनों को अलग अलग रेखा खींच देते हैं। यह रेखा यह प्रदर्शित करता है कि वह इटैलिक भाषा से व्युत्पन्न शब्द है या व्युत्पन्न नाम है। किन्हीं 5 क्रियाकलाप है, किन्हीं 5 जंतुओं और पौधों के वैज्ञानिक नाम का पता लगाइए और इनके वैज्ञानिक नामों और सामान्य नामों में क्या समानताएं हैं। यह क्रियाकलाप आपके लिए दिया जा रहा है। हम पूरा जीव जगत पढ़ चुके हैं, और प्राणियों में जंतु जगत का अध्ययन हम किस तरह उसका जो वर्गीकरण ट्री होता है, वर्गीकरण वृक्ष होता है, किस तरह बना हुआ होता है, इस पे हम ध्यान दें। कैसे कैसे हम विभाजित करते हैं, अगर आप इसको समझ लेंगे तो वर्गीकरण बहुत ही आसान हो जाएगा, या जीवों में जो विविधता हम देखते हैं उसको समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। शुरुआत करते हैं प्राणी से। सभी प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, और जितने भी प्राणी हैं वह सबसे पहले दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है कि उनकी कोशिकीय स्तर की संरचना कैसी है, और दूसरा होता है ऊतक स्तर की संरचना कैसी होती है। तो कोशिकीय स्तर की संरचना वाले जो जीव हैं उन्हें एक समूह में रखा जाता है, और जो ऊतक स्तर की संरचना वाले जीव हैं उन्हें दूसरे समूह में रखा जाता है। कोशिकीय स्तर की संरचना वाले जीव सिर्फ पोरीफेरा संघ में रखे जाते हैं। इनका सिर्फ एक ही संघ है, ऐसे जीवों का सिर्फ एक संघ है जिनका शरीर कोशिकीय स्तर का बना होता है, वह है पोरीफेरा। ऊतक स्तर की संरचना वाले जो जीवों का समूह है वह फिर से 2-3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? पहला, बाह्य त्वचा एवं जठर त्वचा के बीच कोई देह गुहा नहीं होगी। सबसे बाहरी परत जो है शरीर की उसमें, और जो भीतर जहाँ भोजन पच रहा है जिसे हम जठर गुहा कहते हैं, उसके बीच में कोई तीसरी परत नहीं पाई जाती। या कह सकते हैं कि इनका शरीर सिर्फ 2 परतों की मोटाई का बना हुआ होता है, और इनके बीच में खाली जगह भी नहीं होती है। उस खाली जगह को हम देह गुहा के नाम से जानते हैं, दोनों परतों के बीच में। तो वह देह गुहा भी इन जीवों में नहीं पाई जाती है। तो इस आधार पे हम बिना देह गुहा वाले जीवों को इसमें रखते हैं, और जिनका शरीर सिर्फ 2 परतों का बना होता है उनका एक समूह बनाते हैं। ऐसे जीवों का 2 संघ है, एक है सीलेंटेटा, दूसरा है प्लेटीहेल्मिन्थीज। ऐसे जीवों का शरीर सिर्फ 2 परतों का बना होता है, और उन 2 परतों के बीच कोई देह गुहा नहीं पाई जाती है। दूसरा होता है ऐसे जीव जिनमें देह गुहा जैसी दिखने वाली संरचना पाई जाती है। देह गुहा तो नहीं है वो, इसीलिए उसे कूट देह गुहा धारी कहा जाता है।
मतलब देखने में तो लगता है कि देह गुहा जैसी संरचना है, लेकिन वह देह गुहा का जो मुख्य गुण है वह उसमें नहीं पाया जाता है। इसलिए उसे हम कूट या असत्य देह गुहा वाले जीवों का समूह कहते हैं। ऐसे जीवों का समूह जो संघ है वह है निमेटोडा या गोल कृमि। तीसरा समूह होगा देहधारी गुहा वाले जीवों का समूह। तो देहधारी गुहा वाले जीव ऐसे जीव हैं जिनका शरीर 3 परतों का तो बना होता है और उनमें देह गुहा भी पाई जाती है। ऐसे जीवों के समूह को हमने 2 भागों में फिर से विभाजित किया। एक था भ्रूण के विकास के समय एक कोशिकीय से मीजोडर्म की कोशिका का विकास, मतलब एक कोशिका से मीजोडर्म का विकास हुआ है, मतलब जो मध्य मीजोडर्म माने बीज की परत, 3 परतों के जीव हैं ये। तो जो बीज की परत है वह मीजोडर्म कहलाती है और उनका मीजोडर्म एक एक कोशिकाओं के जुड़ने से बनता है। ऐसे जीवों को हम एक समूह में रखते हैं और इस समूह में 3 संघ रखे जाते हैं। एक को कहते हैं एनिलिडा, दूसरे को मोलस्का, तीसरे को आर्थ्रोपोडा। 3 संघ जो हैं वह इस तरह के होते हैं कि इनकी मीजोडर्म का विकास एक एक कोशिका के जुड़ने से होता है और इनके बीच की तीसरी परत बनती है। दूसरा होता है कि अंतः स्तर की एक थैली से देह गुहा का बनना। इनमें मीजोडर्म का जो विकास होता है और जो देह गुहा बनती है वह एक थैली के विकास से बनती है। ऐसे जीवों के समूह को हम एक जगह रखते हैं और इसे हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं नोटोकॉर्ड विहीन समूह, दूसरा होता है नोटोकॉर्ड युक्त समूह। तो 2 समूह बनाए गए ऐसे जीवों के जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती, दूसरा ऐसा समूह जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो नोटोकॉर्ड विहीन जीवों का समूह का एक संघ है इकाइनोडर्मेटा। कहने का मतलब इनमें जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती है, लेकिन इनमें जो देह गुहा विकसित होती है वह अंतः स्तर की एक थैली से ही विकसित होती है। इसके बाद दूसरा समूह कार्डेटा बनाया गया जो नोटोकॉर्ड युक्त थे। तो कार्डेटा भी फिर 2 तरह के दिखे, जिनमें लार्वा में सिर्फ नोटोकॉर्ड है। कार्डेटा समूह में 2 कार्डेटा वर्ग के जीवों का जो समूह है वह फिर से 2 भागों में इस आधार पर विभाजित किया गया कि ऐसे जीव जिनमें सिर्फ लार्वा अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है और दूसरे जीवों का वह समूह है जिसमें वयस्क होने पर वह नोटोकॉर्ड मेरुदंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ख़त्म नहीं होता है। इनमें लार्वा अवस्था में पाया जाता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। इनमें वह हमेशा पाया जाता है और वही जो शुरुआत में नोटोकॉर्ड होता है वही बाद में मेरुदंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नोटोकॉर्ड लार्वा अवस्था में सिर्फ जिनमें पाया जाता है उनका एक संघ बनाया गया प्रोटोकार्डेटा, और जिनमें आजीवन उपस्थित रहता है मेरुदंड के रूप में नोटोकॉर्ड बदल करके उन्हें कशेरुकी समूह में रखा गया। कशेरुकी समूह को कई उपभागों में विभाजित किया गया जो हमने पढ़े अभी पिछले अध्याय में। जैसे पहला जबड़ा रहित जीवों का समूह, इनका शरीर ईल के आकार का होता है, गोलाकार मुख वाले होते हैं, सल्क नहीं पाई जाती, इनकी त्वचा पर चिकनी त्वचा होती है और ऐसे जीवों के वर्ग को हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। साइक्लोस्टोमेटा गोल मुंह वाले बिना जबड़े वाले जीव। दूसरा समूह बाहरी सल्क बाह्य कंकाल के रूप में उपस्थित होता है या अस्थि अथवा उपास्थि का बना हुआ होता है। ऐसे जीवों का समूह मत्स्य वर्ग में रखा गया जिनके शरीर पे बाहर सल्क पाई जाती है और इनके अंदर की जो हड्डियां हैं वह उपास्थि की या अस्थि की बनी हुई होती हैं और श्वसन की जो क्रिया होती है वह गलफड़ों द्वारा होती है, गिल द्वारा होती है। ऐसे जीवों का जो वर्ग बना वह मत्स्य वर्ग कहलाया। तीसरा समूह जल स्थलचर, इनमें लार्वा अवस्था में क्लोम पाए जाते हैं और अधिकतर जो है वयस्क में जो है वह फेफड़े से श्वसन होता है और त्वचा जो है वह श्लेष्म युक्त चिपचिपी त्वचा होती है। ऐसे जीवों का समूह यह स्थल पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, उभयचर कहा गया इन्हें, जल स्थलचर, इसलिए ऐसे जीवों का समूह जल स्थलचर समूह कहलाया। इसके बाद अगला जो वर्गीकरण का आधार था कि सल्क का बाह्य कंकाल, जल के बाहर अंडे देना,
मतलब बाहर शरीर के, इनकी त्वचा के बाहर सल्क पाया जाता है। और यह जल में अंडे, अभी तक जितने जीव हमने पढ़े कशेरुकी समूह में, वह सब जल में अंडे देने वाले हैं। लेकिन यह जीव जो हैं कशेरुकी समूह के सरीसृप समूह, यह जल के बाहर अंडे देते हैं, उनकी त्वचा पर बाहर सल्क पाया जाता है। उसके बाद अगला समूह जो था वह पंखों का बाह्य कंकाल, जिनमें पाया जाता था, जल के बाहर अंडे देने वाले थे और इनमें उड़ने की भी क्षमता पाई जाती है। ऐसे जीवों के समूह को हम पक्षी वर्ग में रखते हैं। उसके बाद दूसरा समूह जो बांटा गया, उनमें हमने देखा कि ऐसे जीवों का समूह स्तनपायी कहलाया। और स्तनपायी समूह में जितने भी जीव पाए जाते हैं उनमें बाह्य कंकाल पाया जाता है, जैसे बाल, नाखून। बाहर कान पाए जाते हैं, जिसे हम बाह्य कर्ण कहते हैं। अधिकतर बच्चे देने वाले होते हैं, उन्हें दूध पिलाते हैं। तो ऐसे जीवों के समूह को, जो कि बच्चे देते हैं और दूध पिलाते हैं, ऐसे जीवों के समूह को हम स्तनपायी या स्तनधारी समूह कहते हैं। तो यह पूरा वर्गीकरण का एक खाका है, जिसके आधार पे हम पूरे जंतु जगत का वर्गीकरण समझ सकते हैं। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप फ़ोन करके, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। शुभ कामनाएं और वेल विशेस।